हेलो बच्चों, मैं सरोज सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस पे। इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र जो आपका बुक है उसका दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले चैप्टर विकास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा था जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आज हम दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की वीडियो को देखेंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हमने लिया है। और इस बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। तो बिना टेंशन लिए चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है जो आपके सामने दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था को जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है वो स्वामित्व के आधार पर, उद्यमों को स्वामित्व के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। दूसरा हमारा प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र संबंधित किससे है, तो कृषि से संबंधित, डेयरी वानिकी दोनों से संबंधित है। ठीक है, मछली पकड़ना और खनन करना, इस सभी चीज़ों से प्राथमिक क्षेत्र क्या है, संबंधित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है तीसरा कि विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। विनिर्माण क्षेत्र से कौन संबंध रखता है, तो विनिर्माण प्यारे बच्चों जब भी किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो याद रखिएगा निर्माण के क्षेत्र में हमेशा द्वितीय क्षेत्र होता है। कौन सा, द्वितीय क्षेत्र होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा हमारा प्रश्न है किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र में प्राय सेवा वाली चीज़ रहती है, जैसे कि बैंकिंग, पढ़ाना, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये एक सेवा का क्षेत्र है, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। कृषि करना पहले क्षेत्र में, जो जमीन से जुड़ा हो जैसे कि प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में जैसे विनिर्माण है और मध्यवर्ती चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे कि आटा का जो मिल है, आटा का जो मिल है वो किस क्षेत्र में आता है, तो ये आता है आपका द्वितीय क्षेत्र में। और यहाँ पे क्या बोला, माल का निर्माण कर रहा है, यानी कि आटा का भी निर्माण कर सकता है, तो द्वितीय क्षेत्र हो सकता था, लेकिन पूछा नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। संगठित क्षेत्र हम किसको कहेंगे, तो देखिए ऑप्शन इसमें देखना जरूरी है। बोला गया यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। जी गुरुजी, ये बात हमारा सही है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार को लेकर जो नियम है, जो रूल है, वो क्या होते हैं, नियमित होते हैं कि इनको इतना दिन का रोजगार करना है, इतने वेतन देंगे, इतनी दिन की छुट्टियां रहेगी, इतना बजे आना है, इतना बजे जाना है। तो ये संगठित क्षेत्र में आता है। असंगठित में क्या आता है, जैसे कि कपड़ा दुकान में कोई व्यक्ति काम करता है तो वो असंगठित क्षेत्र में आता है। जैसे कि वो कपड़ा दुकान में काम कर रहा है तो कभी उसको 8 बजे बुलाता है तो रात के 8 बजे तक काम करता है। जिस दिन काम नहीं करेगी उस दिन छुट्टी उसको करना पड़ेगा, उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा, बीमार पड़ने पर उसे कोई भत्ता नहीं मिलेगा, और भी अन्य सुविधाएं उनको नहीं मिलती है, तो वो असंगठित क्षेत्र में आता है। लेकिन संगठित क्षेत्र में नियम कानून होते हैं। यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सरकार के नियंत्रण से बाहर कौन है, तो असंगठित क्षेत्र। ठीक है, नौकरियां नियमित नहीं है, इसमें नौकरियां नियमित होती है संगठित क्षेत्र में, तो इसलिए ये भी गलत है। यह कम वेतन प्रदान करता है, ये कोई चीज़ नहीं होती, हो सकता है कम वेतन भी, लेकिन ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि नरेगा या 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है, यानी कि सरकार एक साल में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी की है, तो 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी की है। कितने दिनों का, तो 100 डेज, 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी है, और यह मनरेगा के तहत चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियां पूछा जा रहा है, तो देखिए कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने और वाणिज्य के ये जो कार्य हैं वो प्राथमिक क्षेत्र का है। कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र का है। दूसरा चीनी, गुड़ और ईंटें बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र का कार्य है, ये द्वितीय क्षेत्र का कार्य है। तो तृतीय कौन हो गया, परिवहन, संचार और बैंकिंग। परिवहन जो है किसी को सेवा दे रहे हैं, संचार यानी कि जो आप कॉलिंग, जो अभी आप संचार कम्युनिकेशन के माध्यम से तो हमसे जुड़ सके हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, बैंकिंग, ये सब कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो ये तृतीयक होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी इसका सही। अगला हमारा प्रश्न है
प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब कैसी स्थिति से है? जहां लोग बेरोजगार हैं। नहीं जी, बेरोजगार वाला नहीं होगा। नियमित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं। जी, नियमित है लेकिन कम वेतन करते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। हालांकि इसमें यह भी ऑप्शन दे सकता था कि 3 जगह के जगह पे हम लोग 7 आदमी को लगा दिए हैं काम करने में, जबकि वो काम 3 व्यक्ति कर सकता था, लेकिन 4 लोग जो है काम तो कर रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे। तो ये सब प्रच्छन्न विषय में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लिख दीजिए नियमित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है 9वां नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उनका क्या मकसद है? तो उनका मकसद है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। अगला है 10वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम टिस्को यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की बात कर रही है। ठीक है, जैसी कंपनी पर लागू नहीं होता। कौन सा अधिनियम नहीं लागू होता है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये लागू होता है जी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये लागू नहीं होता, ये मनरेगा के तहत है और ये जो है वो टिस्को पे लागू नहीं होता, किसी कंपनी पे लागू नहीं होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर, सार्वजनिक उद्यमी का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? सार्वजनिक जो उद्यमी होते हैं उनका स्वामित्व किसके पास होता है? तो सरकार के पास होता है। सार्वजनिक चीजों का उद्यम सरकार के पास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां नंबर, निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप आ रहा है? तो देखिए पूछा गया यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है। नहीं जी, सेवाएं तो हमारा तृतीय क्षेत्र का उत्पादन करता है, ये तो नहीं होगा। अगला है प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। जी, ये विनिर्माण का कार्य करता है, ये हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है गुरुजी, बड़ी बात। अगला है वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित करते हैं। नहीं जी, ये तो प्राथमिक का काम है ना। वस्तुओं को जो है जैसे कि वनों की थोड़ी बहुत कटाई कर ली, उस पर खेती कर ली, तो ये प्राथमिक का काम है। इसके अंतर्गत कृषि वन डेयरी तो ये कृषि तो सर प्राथमिक में आते हैं, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा गुरुजी। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए अगला 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा गया निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है? कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है? तो देखिए बैंकिंग तो तृतीय क्षेत्रक में आती है जी। अध्यापन यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी तो तृतीयक में आती है। कॉल सेंटर में काम करना ये भी तो तृतीयक में ही आती है। तो मधुमक्खी का जो पालन है ये तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है, ये प्राथमिक में आ जाएगी, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगी। तो बैंकिंग, अध्यापन और कॉल सेंटर में काम करना ये तृतीयक में नहीं है। और यहाँ भी यही पूछा कि तृतीयक में कौन नहीं आती है, तो मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो बोला गया बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति है, सरकार के पास संपत्ति है, ये सही जवाब हो जाएगा। सरकार के पास क्या है? संपत्ति है। अगला प्रश्न देखिए, जीडीपी का क्या मतलब है? पहले चैप्टर में भी हमने आपको कराया था कि जीडीपी का क्या मतलब होता है। तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। कौन सा? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है? ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा निरक्षर है। निरक्षर यानी कि कम पढ़े लिखे हैं, तो सबसे सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? भारत। भारत जो है अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो जनसंख्या वो निरक्षर है, ये आपको ज्ञात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है? तो अल्प बेरोजगारी, प्यारे बच्चों, अल्प बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। ये चीज़ आप जान रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, कृषि में जो काम करते हैं कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक कैसे होते हैं? तो अल्प रोजगार में होते हैं। आप देखते होंगे अगर कृषि का कोई भी काम 2 आदमी एक दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उसमें आदमी की संख्या जो है वो 5-6 लगी जाती है। क्या करेंगे? रोजगार नहीं है, बेरोजगार है लोग, तो 5-6 आदमी मिलकर काम को कर लेते हैं। काम में तो लगे हुए हैं लेकिन वो अल्प रूप से लगे हुए हैं, उनको पूरी जरूरत नहीं है, इसलिए अल्प रोजगार में आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा व्यवसाय आता है जी? कृषि तो हमारे पहले क्षेत्र में आता है, दुग्ध उत्पादन भी पहले में आता है, संचार जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। तो गुरुजी यही आंसर हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो सवेतन छुट्टी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि संगठित में होता है। किस क्षेत्र में जी? संगठित क्षेत्र में सवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है। इसमें सवेतन आपको छुट्टी दिया जाता है। अगर आप नहीं जा पाते हैं तो उसके लिए आपको वेतन नहीं काटा जाता है, लेकिन एक लिमिट में रहता है कि हाँ आप साल में इतना दिन नहीं आ सकते। इसमें एक टाइमिंग फिक्स होता है कि 8 बजे से आपको 5 बजे तक ड्यूटी करनी है, 3 बजे तक, जो भी टाइमिंग होता है संगठित क्षेत्र में फिक्स होता है, लेकिन असंगठित में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे जो आपका 21वां नंबर प्रश्न है, बोला गया किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे डॉट 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 होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसी को 100 घ उ लिखा गया। ठीक है, आंसर ख नंबर हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 22वां नंबर कि सकल घरेलू उत्पाद के पदों में, सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है जी? 50 से 60%। कितनी? 50 से 60% तृतीय क्षेत्र की क्या है? हिस्सेदारी है। ये था आपका पूरी 22 प्रश्न जो आपके दूसरे चैप्टर के लिए है, और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। एक प्रश्न और है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सुन लीजिए गौर से। बोला जाता है कि रमेश नाम का एक आदमी है, वो ऑटो चलाता है। रमेश नाम का एक आदमी है, वो ऑटो चलाता है। सुरेश नाम का एक आदमी है, वह बैंक में कार्य करता है। और दिनेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि कृषि करता है। तो बताइए कौन सा व्यक्ति तृतीय क्षेत्र में है? तो यहाँ पे आप बैंक में जो काम करता है वो तृतीयक में है। ठीक है, ऑटो चलाता है वो तृतीयक में है। और कोई बोल देगा कि फलाना नाम का आदमी विनिर्माण के क्षेत्र में कार्य करता है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में है, तृतीय क्षेत्र में है और प्राथमिक क्षेत्र में। तो कृषि से जुड़े व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में, विनिर्माण से जुड़े व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में, और सेवा से जुड़े व्यक्ति तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और एक और प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है कि मान लिया जाए सीता नाम की कोई लड़की है, वो एक कपड़े के दुकान में काम करती है, और मेघना नाम की एक लड़की है, वो सरकारी क्षेत्र में काम करती है। तो बताइए इनमें से कौन से असंगठित क्षेत्र में आते हैं? जिसमें असंगठित में आएगा, यानी कि कपड़े की दुकान वाली किसमें है? असंगठित क्षेत्र में आता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जो हमने आपको करा दिया। इस तरह से टोटल आपने 22 प्रश्नों को देखा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरे चैप्टर को हमने यहाँ से पूरा किया, और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा प्यारा सा वीडियो। आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। कैसे लगी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले और भी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 9835146164 पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।